प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था अर्थात लैंड रेवेन्यू सिस्टम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मुगल काल में भू राजस्व कृषि उत्पादन में हिस्सा होता था। मुगल काल में भू राजस्व भूमि कर आज के जैसा भूमि कर नहीं होता था, बल्कि उत्पादन और उपज पर कर होता था। मुगल काल में भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और माल वाजिब शब्दों का प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में भू राजस्व वसूली की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती थी। पहले चरण में रेवेन्यू का अनुमान लगाया जाता था कि पूरे मुगल साम्राज्य से कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा, अर्थात इस प्रक्रिया को कर निर्धारण कहा जाता था, जिसे फारसी में तस्खीस जमा कहा जाता था। और दूसरा स्टेप वसूली से संबंधित होता था, जिसे हासिल कहा जाता था। अकबर के शासन काल में भू राजस्व प्रशासन से संबंधित प्रयोग क्रमशः एतमद खां, मुजफ्फर खां और टोडरमल के द्वारा किया गया। मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली को यदि हम देखेंगे तो इसे हम कुल मिलाकर 5 चरणों के द्वारा या 5 प्रक्रियाओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला, भूमि की माप। मुगल काल में भूमि की माप इलाही गज या गज ए इलाही के द्वारा होता था। अकबर के शासन काल के पहले तक भूमि माप गज ए सिकंदरी के द्वारा होता था, लेकिन अकबर ने भूमि माप के लिए इलाही गज या गज ए इलाही को इम्प्लीमेंट किया। गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही में 2 अंगुल का फर्क होता था। जहां गज ए सिकंदरी 39 अंगुल का होता था, वहीं गज ए इलाही 41 अंगुल या 33 इंच का होता था। दूसरे चरण में हम भूमि के वर्गीकरण को समझेंगे। मुगल काल में ही यदि शेर शाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को देखा जाए, जिसका अध्ययन हमने पहले किया हुआ है, तो शेर शाह ने उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में कैटेगराइज किया: उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। कहने का आशय यह कि जिस भूमि पर साल में 3 फसल होती थी उसे उत्तम भूमि कहा जाता था। जिस भूमि पर साल में 2 फसल होती थी उसे मध्यम भूमि कहा जाता था, और जिस भूमि पर साल में केवल 1 फसल होती थी उसे निम्न भूमि कहा जाता था। जहां शेर शाह ने उत्पादकता के आधार पर भूमि का श्रेणीकरण या वर्गीकरण किया था, वहीं अकबर ने उत्पादकता के बदले बारंबारता पर अधिक बल दिया, और बारंबारता के बेसिस पर अकबर के समय भूमि को 4 श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया। पहला, पोलज भूमि। पोलज भूमि वैसी भूमि को कहा जाता था जिस पर वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी। दूसरा, प्रति भूमि होता था। प्रति भूमि उस भूमि को कहा जाता था जिसमें 2 फसलों की खेती के बाद 1 वर्ष के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाता था। तीसरा, चाचर भूमि होता था। चाचर भूमि पर 3 या 4 वर्ष पर खेती होती थी। और चौथा, बंजर भूमि होता था। बंजर भूमि पर जनरली 1 साल खेती करने के बाद या एक खेती करने के बाद 5 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। 5 साल तक उस पर खेती नहीं होता था। जहां तक भू राजस्व निर्धारण की बात है,
जो मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली का तीसरा स्टेज है, तो मुगल काल में भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक दर तालिका बनाई गई जिसे रय कहा जाता था। मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण के लिए निचले स्तर पर बीघा को इकाई बनाया गया या इकाई माना गया और ऊपरी स्तर पर परगना अर्थात प्रखंड या अंचल को आधार माना गया। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली का चौथा स्टेज होता था अनाजों का नगद में परिवर्तन। मुगल काल में अनाजों के नगद में परिवर्तन के लिए स्थानीय बाजार में अनाजों के मूल्यों को ध्यान में रखा जाता था और मुगल कालीन भू राजस्व प्रबंधन का पांचवा चरण भू राजस्व का कलेक्शन होता था। जैसा हमने मुगल कालीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में देखा था कि मुगल काल में सरकार अर्थात जिला स्तर पर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अमाल गुजार नामक अधिकारी होता था। इसी प्रकार से अंचल या प्रखंड अर्थात परगना के स्तर पर आमिल नाम का अधिकारी होता था। मुगल काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः 1/3 या 33% होती थी। यदि हम मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की प्रणालियों की बात करें तो पहली प्रणाली गल्ला बख्शी या फसल बंटवारा विधि होता था। इसका 3 टाइप होता था, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई में जब फसल खेत में ही लगी होती थी तो खेत को 2 पार्ट में बांट दिया जाता था। एक तरफ का फसल किसान के यहाँ जाता था और दूसरे पार्ट का फसल मुगल राजकोष में आता था। लंक बटाई में अनाजों की कटाई और बोझा बांधने के बाद बोझा डिवाइड हो जाता था। जैसे 8 बोझा में मान लीजिए 9 बोझा में मान लीजिए कि 3 बोझा धान या गेहूं होगा मुगल साम्राज्य का और बाकी 6 बोझा होगा किसान का। और तीसरा होता था रास बटाई। रास बटाई में अनाज जब पूरी तरह से तैयार हो जाता था तब उसमें से किसान मुगल साम्राज्य को या मुगल राजकोष में भू राजस्व भेज देता था। राजस्व निर्धारण की दूसरी प्रणाली कानकूत या दानाबंदी होती थी। इस प्रणाली में अनाज उत्पादन का आकलन किया जाता था। और तीसरी प्रणाली जब्ती प्रणाली होती थी। जब्ती प्रणाली शेरशाह की पद्धति को कहा जाता है और इस प्रणाली पर हम लोगों ने पहले एक वीडियो में अध्ययन किया है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने मुगल कालीन भू राजस्व प्रबंधन का अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।